नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा है। और वो है हमारा गहराता जल संकट और तेजी से सूखती हुई नदियां। भारत की कई बड़ी नदियां बिल्कुल खत्म होने के कगार पर खड़ी हैं। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हम कल पर छोड़ दें। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि आखिर ये संकट कितना विशाल है, इसके असली कारण क्या है और सबसे जरूरी बात, इस बहाव को रोकने के लिए हमारे पास क्या समाधान मौजूद हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या एक विशाल उफान मारते पानी वाली नदी सिर्फ 4 दिन में पूरी तरह सूख सकती है? सुनने में शायद किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगे है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की बात आती है तो हकीकत किसी भी कल्पना से ज्यादा डरावनी लगती है। ये सवाल सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं है, ये असल में घट चुका है। मैं 2016 में कनाडा की विशाल स्लिम्स नदी के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। महज 4 दिन के अंदर वो पूरी तरह सूख गई। भूविज्ञानियों की भाषा में इसे रिवर पायरेसी या नदी की चोरी कहते हैं। असल में हुआ यह था कि अत्यधिक गर्मी की वजह से कैस्कावुल्श हिमनद, जो इस नदी को पानी देता था, वो तेजी से पिघलने लगा। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसने अपना हजारों साल पुराना रास्ता ही छोड़ दिया और एक नए रास्ते पर बह निकला। आधुनिक इतिहास में यह अपनी तरह का बिल्कुल पहला मामला था। और सच कहूं तो ये हिमालय से निकलने वाली गंगा जैसी हमारी अपनी नदियों के लिए एक बेहद खौफनाक चेतावनी है। तो इस एक्सप्लेनर में हम आगे क्या देखने वाले हैं? पहला, सूखती नदियां और हमारा गहराता संकट। दूसरा, प्लास्टिक और प्रदूषण का ये मौत का जाल। तीसरा, जल संरक्षण के कुछ सच्चे नायक। चौथा, नदियों को बचाने का विशाल अभियान। और आखिर में सीवेज ट्रीटमेंट और भविष्य के कुछ ठोस समाधान। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, सूखती नदियां और गहराता संकट, खासकर हिमालय पर मंडराता हुआ खतरा। भारत की लगभग 10 बड़ी नदियां, जिसमें हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र भी शामिल हैं, सीधे हिमालय के हिमनदों से निकलती हैं। पर जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये बर्फ के पहाड़ तेजी से पिघल रहे हैं। इसका असर सीधा हमारे पानी के स्तर पर पड़ रहा है। एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। 1950 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 3000 घन मीटर थी, लेकिन अनुमान यह है कि 2021 तक यह घटकर सिर्फ 1367 घन मीटर रह जाएगी। यह आंकड़ा सच में डराने वाला है। जनसंख्या बढ़ रही है, खेती और उद्योगों में पानी की खपत आसमान छू रही है और पीने लायक मीठा पानी लगातार कम होता जा रहा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, प्लास्टिक और प्रदूषण का जाल, यानी जब नदियां कचरे का हाईवे बन जाती हैं। पानी के लगातार कम होने के साथ साथ एक और बड़ी समस्या है जो पानी बचा है उसकी बर्बादी। प्रदूषण मुख्यतः 2 तरह से होता है। पहला है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। इसका सीधा सा मतलब है वो कचरा जो किसी एक पक्की जगह से, जैसे किसी फैक्ट्री के पाइप या शहर के गंदे नाले से सीधा नदी में गिरता है। और दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। ये किसी एक पाइप से नहीं आता, जैसे खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और कीटनाशक, जो बारिश होने पर आसपास के बड़े इलाकों से बहकर नदियों में जा मिलते हैं। ये दोनों ही स्रोत नदियों का गला घोंट रहे हैं, लेकिन दोनों से निपटने के तरीके बिल्कुल अलग-अलग हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रदूषण सिर्फ वही नहीं है जो हमें खुली आंखों से तैरता हुआ दिखता है। माइक्रोप्लास्टिक्स नाम की एक चीज होती है। ये 5 मिलीमीटर से भी छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। बड़े प्लास्टिक के टुकड़े टूट टूट कर इनमें बदल जाते हैं या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में माइक्रोबीड्स के रूप में आते हैं। ये इतने बारीक होते हैं कि आसानी से मछलियों और दूसरे पानी के जीवों के अंदर चले जाते हैं और वहां से सीधा हमारी फूड चेन में। यहां तक कि ये दवाइयों के बेअसर होने का, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण भी बन सकते हैं। ये सच में एक छिपा हुआ जहर है। अगर इन आंकड़ों को जमीनी हकीकत से जोड़कर देखें तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह लगती है। सिर्फ हरिद्वार में हर रोज 11 टन प्लास्टिक कचरा जमा होता है, जहां 17 ऐसे हॉटस्पॉट्स पहचाने गए हैं जहां से ये कचरा सीधे गंगा में जाता है। आगरा की बात करें तो 10 से 30 टन कचरा रोजाना यमुना में गिर रहा है और प्रयागराज में वहां ऐसे 100 हॉटस्पॉट्स हैं। इस सब के अलावा एक और छिपी हुई आफत है, घोस नेट्स, वो मछली पकड़ने वाले जाल जिन्हें इस्तेमाल के बाद नदियों में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इन भूतिया जालों में उलझकर हजारों बेजुबान जीव अपनी जान गंवा देते हैं। ये सब हमारे शहरों के बेहद खराब कचरा प्रबंधन का नतीजा है। लेकिन इस अंधेरे में कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जल संरक्षण के सच्चे नायक और इसमें मानवीय तत्व की भूमिका। यहां एक किस्सा सुनने लायक है।
राजस्थान के एक गांव के बुजुर्ग हैं मंगू मीना। उनका एक बेहद प्रभावशाली विचार है। वो कहते हैं, वर्षा के रूप में प्रकृति हमें जो पानी देती है, सूरज उसे सुखा देता है। एक तरह से सूरज हमारे पानी की चोरी कर लेता है, हमें बस इस चोरी को रोकना है। ये शब्द सुनने में शायद बहुत साधारण लगें, लेकिन इनमें बारिश के पानी को बचाकर रखने का पूरा विज्ञान छिपा है। इसी एक सीधी सादी सोच ने जमीनी स्तर पर लोगों को पानी बचाने के लिए एकजुट कर दिया। और इस प्रेरणा का नतीजा क्या निकला पता है? 8600। जी हां, तरुण भारत संघ नाम की संस्था और स्थानीय गांव वालों ने मिलकर इतने पारंपरिक जोहाड़ों का निर्माण कर दिया। अब ये जोहड़ क्या होते हैं? ये मिट्टी के छोटे गोल आकार के बांध या तालाब होते हैं जो बारिश के पानी को जमा करते हैं। जब पानी इनमें रुकता है तो धरती के अंदर रिसने लगता है। इससे न सिर्फ सूखे कुओं में वापस पानी लौट आता है, बल्कि आसपास के पूरे इलाके का ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर बढ़ जाता है। यह बिल्कुल साफ दिखाता है कि जब आम लोग मिलकर छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो उसका कितना विशाल प्रभाव पड़ सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जल संरक्षण के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कुछ जैसे बिल्कुल सूखे और तटीय इलाकों में एक बेहद अनोखी तकनीक अपनाई गई है, ड्यू हार्वेस्टिंग, यानी ओस की बूंदों को इकट्ठा करना। प्रोफेसर गिरजा शरण ने वहां प्लास्टिक कंडेंसर्स का इस्तेमाल करके महज 300 वर्ग मीटर की छत से रोजाना 30 लीटर बिल्कुल शुद्ध पीने लायक पानी इकट्ठा करके दिखाया। और सबसे कमाल की बात, इसमें कोई बिजली नहीं लगती। ये नवाचार साबित करता है कि अगर कुछ करने का इरादा हो तो कुदरत के हर रूप में समाधान ढूंढा जा सकता है। चलिए अब चौथे भाग की ओर चलते हैं, नदियों को बचाने का विशाल अभियान और मास एक्शन को बढ़ाना। जब गांव और कस्बों के इन छोटे प्रयासों को देश भर का साथ मिलता है तो चमत्कार होते हैं। नदी अभियान या रैली फॉर रिवर्स इसकी एक शानदार मिसाल है। इस अभियान को 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना समर्थन दिया। इसका असर इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके लिए एक अलग एग्जीक्यूटिव कमेटी ही बना दी। यही नहीं, देश के 6 राज्यों के साथ नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के लिए ठोस समझौते भी हुए। जमीनी स्तर पर इस काम को लगातार आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश से नदी वीर्स या रिवर हीरोज तैयार किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो आने वाले कई सालों तक हमारी नदियों की सांसें वापस लाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। आखिरी और 5वें भाग पर आते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट और भविष्य के समाधान, यानी कचरे को संपदा बनाना। अब बात करते हैं शहर के उस गंदे पानी की जो सीधा नदियों में गिरता है। इसे ठीक करने के लिए अर्बन सुएज ट्रीटमेंट के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जहां ठोस कचरे जैसे लकड़ी, प्लास्टिक या कपड़े आदि को बड़ी छन्नियों से छानकर अलग कर दिया जाता है। फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो कि सबसे जरूरी है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है जो ऑर्गेनिक कचरे को खाकर खत्म कर देते हैं। और आखिर में टर्शरी ट्रीटमेंट, जहां पानी में बचे खुचे खतरनाक कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन जैसा केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद ये पानी खेती में इस्तेमाल होने या वापस प्रकृति में छोड़ने के लायक बन जाता है। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की हमने अभी बात की, जहां बैक्टीरिया काम करते हैं, वो भी 2 तरह से होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक प्रक्रिया में पानी के अंदर लगातार ऑक्सीजन यानी हवा पंप की जाती है ताकि माइक्रोब जिंदा रहें और कचरे को तेजी से तोड़ सकें। दूसरी तरफ एनारोबिक प्रक्रिया बिल्कुल बिना हवा के होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? इस प्रक्रिया में मीथेन गैस बनती है और उस गैस को कैप्चर करके पूरे ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने के लिए बिजली बनाई जा सकती है ना कमाल की बात? कचरे से कचरा साफ करने की ऊर्जा निकालना। अब आते हैं एक ऐसे समाधान पर जिसे बदकिस्मती से अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है हमारी मिट्टी की सेहत को सुधारना। भारत के कुछ हिस्सों में जमीन में ऑर्गेनिक तत्व गिरकर 0.05% यानी 0.05% तक आ गया है। असल में ये मिट्टी नहीं, लगभग रेगिस्तान की रेत बन चुकी है। अगर हम जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लौटते हैं और इस ऑर्गेनिक तत्व को वापस 2% तक ले आते हैं तो ये मिट्टी एक स्पंज की तरह काम करेगी। ये बारिश के पानी को रोकेगी और केमिकल्स को बहकर नदियों में जाने से बचाएगी। ये नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण को रोकने का सबसे सरल, सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। सच तो ये है कि नदियों में खुद को साफ करने की एक ऐसी प्राकृतिक क्षमता होती है जो किसी जादूगर से कम नहीं। अगर सिर्फ एक मॉनसून का मौसम बिना प्रदूषण के गुजर जाए तो नदियां खुद को पुनर्जीवित कर सकती हैं। पर यहां असली सवाल ये नहीं है कि नदियां खुद को बचा सकती हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम उन्हें बर्बाद करना बंद कर सकते हैं? समाधान पूरी तरह से हमारे सामने है। जरूरत सिर्फ एक दृढ़ संकल्प की है,
उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इस गंभीर संकट और इसके समाधान की एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर उभर कर आई होगी। इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।